हेलो दोस्तों, मैं सुहेल कुमार। दोस्तों, अभी जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका जो बीपीएससी है या और एग्जामिनेशन है, सीटीपीओ की हो गई, फिर बीपीएससी की मेंस आएगी, फिर आपका यूपीपीसीएस है, यूपीएससी की जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो पेपर होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होता है। पेपर से आपकी जितने भी वर्तमान की योजनाएं और जो इस सरकार के द्वारा चलाया जाए कार्यक्रम, जो जनहित कार्यक्रम हो या है जो पर्यावरण से रिलेटेड हो या किसी भी तरीके से रिलेटेड हो, तो वो है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके जो लेखन शैली में जो सकारात्मक भूमिका है जो निभाता है। निश्चित रूप से आप है जो इसके लिए आप है जो पेपर पढ़ने की आदत जरूर डालें। दोस्तों, आज हम डेली पेपर एनालिसिस में 29/5/2020 की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, 29/5/2020 की जो महत्वपूर्ण घटना है उसकी हम एक करके चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा और निश्चित रूप से है तो आप यहाँ से कुछ नया चीज सीख कर जाइएगा। वही इस चैनल की मानक होती है और निश्चित रूप से है आपके लिए हम इस तरह का ही मेहनत करते हैं ताकि जो कम समय में आप किसी भी चीज को है जो आप अचीव कर सके। तो दोस्तों, आज हम इसी क्रम में है जो हम फर्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं और 29 की जो प्रथम जो इम्पोर्टेंट घटना है जो है जो सिंधु जल आयोग से रिलेटेड है, उसकी 118वीं बैठक होने वाली है। कौन सा है? सिंधु जल आयोग। सिंधु जल आयोग यह है जो दोस्तों हमेशा है जो इससे क्वेश्चन है जो हमेशा बनते रहे हैं क्वेश्चन और हमेशा है जो क्वेश्चन है जो पूछते रहे हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जो सिंधु जल आयोग है, पहले अगर बांट लिया जाए सिंधु जल आयोग को, तो ये है जो दोस्तों एक भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या था, डिस्प्यूट है जो जल को लेकर जो डिस्प्यूट है भारत पाकिस्तान का। इसमें है जो 1960 के दशक में रॉबर्ट ब्लॉक की अध्यक्षता में है जो एक है जो समिति का गठन किया गया और इसकी बात को है जो सुलझाने का है जो प्रयास किया गया। इसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान की जो नदियां हैं, उस नदियों का जो पूर्वी भाग है उसकी है जो पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग, दो भाग में इसको बांटा गया और बोला गया कि है जो पश्चिम की जो भाग है उसका 80% है जो पाकिस्तान यूज करेगा और 20% है जो भारत यूज करेगा। उसी तरह से पूर्वी भाग के बारे में भी इसी तरह से सेम कंसेप्ट यहाँ लाया गया कि यहाँ जो पूर्वी भाग की जो नदियां हैं उसका है जो भारत 80% करेगा और 20% है जो पाकिस्तान करेगा। तो इधर इसकी जो नदियां हैं वो है जो शराब, याद रखिएगा, अगर नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा, सतलज, रावी और ब्यास, ये तीनों नदियां हैं जो पूर्वी की ओर बहती है और भारत इसका है जो 80% भाग है जो इसका यूज करता है और 20% भाग है जो इसका पाकिस्तान यूज करता है। कभी कभी पूछ देता है कि पूर्वी भाग में कौन कौन सी नदियां हैं, तो आप है जो इसकी चर्चा है जो कर सकते हैं। पूरा डेप्थ नॉलेज मिलेगा, एक भी चीज हम छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सबको ही हम ऐड कर देंगे। आपकी जो सेशन है ये है जो सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। पहले तो दोस्तों है जो सिंधु जो निश्चित रूप से है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, यह जो पाकिस्तान की जीवन रेखा भी बोली जाती है। सिंधु को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। जीवन रेखा है जो पाकिस्तान की कहा जाता है। और सिंधु में ही है जो दोस्तों जितनी भी पंचनद नदियां हैं, जिसे जो सिंधु आती है, तो सिंधु जो है पाकिस्तान के मिठान कोट में जाकर मिलती है। कहाँ? मिठान कोट में जाकर है जो अरब सागर में मिलती है और इसमें जो पंचनद नदियां हैं जो मिलकर है जो ये है जो यहाँ पर है जो बनाती है। तो सिंधु से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान को नहरों का जाल बोला जाता है। दोस्तों, क्या बोला जाता है? पाकिस्तान को नहरों का जाल बोला जाता है, क्योंकि इसी सिंधु नदी से बहुत सारे है जो नहर को निकाले गए हैं और पाकिस्तान की जो सिंचाई व्यवस्था है यह है जो आप कह सकते हैं कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जैसी व्यवस्थाएं हैं पाकिस्तान के लिए जो निश्चित रूप से जीवन रेखा है जो इसको कहा जाता है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन है। तो दोस्तों, सिंधु जल आयोग की जो अगर हम बात करें तो इसकी 118वीं बैठक है जो अभी होने वाली है जो नई दिल्ली में। एक साल भारत में होती है और एक साल नई दिल्ली में होती है। तो इसकी है जो कौन सी 118वीं बैठक है जो होने वाली है और है जो वहां से है जो इस्लामाबाद से है जो नई दिल्ली आएंगे और इस बैठक में है जो हिस्सा है जो लेंगे। दोस्तों, कभी कभी पूछ देता है कि जो हिस्सा जो लेने वाले उनका नाम क्या है? मेहर अली है जो वहाँ के आयुक्त है, जो उन्हें मेहर अली की अध्यक्षता में जो दोस्तों है जो वो है जो पाकिस्तान का जो डेलीगेट्स भारत आ रहा है और सिंधु जल समझौता जो है उसकी है जो वार्ता करेगी। निश्चित रूप से दोस्तों एक सकारात्मक चीज है और हमेशा भारत और पाकिस्तान जो है स्वाभाविक रूप से है जो एक ही देश का है जो पार्ट रहा है, एक ही भूखंड का पार्ट रहा है, लेकिन सांप्रदायिक का और कहीं ना कहीं जो धर्म के आधार पर जो बटा हुआ देश आज पाकिस्तान का है और भारत का है। हम इसकी विस्तृत विश्लेषण करेंगे, हर एक चीज पर विश्लेषण करेंगे, हर एक चीज इसलिए विश्लेषण करेंगे कि पाकिस्तान को सिल्वर स्टेट क्यों कहा जाता है, पाकिस्तान को सिल्वर स्टेट क्यों कहा जाता है। अभी तक इतने
आजादी के बाद जब उसकी आजादी हुई, और एक चीज और बता दें दोस्तों कि उसकी संविधान 1956 में जो लागू की गई थी, वहाँ जो संविधान है जो 1956 में लागू की गई थी, आज तक है जो 23 प्राइम मिनिस्टर हुए। कितने हुए? 23 प्राइम मिनिस्टर हुए, और किसी ने भी अभी जो 5 साल का कार्यकाल है जो नहीं पूरा किया है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लोकतंत्र देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 23 प्रधानमंत्री होने के बावजूद अभी भी एक भी प्रधानमंत्री है जो 5 साल का कार्यकाल को पूरा नहीं किया गया है। और अभी वर्तमान में आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो है जो शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ है, कौन है? शहबाज शरीफ हैं, जो 23वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जिनको शपथ दिलाया वो है जो राष्ट्रपति ने इस बार है जो शपथ उन्होंने नहीं दिलाया, और किसी कारणवश वे जो अस्वस्थ थे, और अस्वस्थ होने के चलते हैं जो उन्हें जो राष्ट्रपति का शपथ नहीं दिलाया, वो सीनेट के उच्च जो पद पे थे, संबीर करके उनका नाम है, उन्होंने है जो इसकी है जो शपथ दिलाया। ये पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में, और पंजाब प्रांत के हैं जो ये वहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी पार्टी का अगर नाम बोला जाए दोस्तों तो PMM नवाज पार्टी है। कौन सा है? PMM नवाज पार्टी है, जो शहबाज शरीफ की जो पार्टी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने पाकिस्तान को भी ऐड करना, बहुत सारे कंक्लूजन है जो आपको देने का प्रयास किया। वहाँ के राष्ट्रपति है आरिफ अलवी, क्या नाम है? आरिफ अलवी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आगे को एक चीज और बता देते हैं कि जो इमरान खान जो थे वो है जो पहला प्रधानमंत्री है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, और वो भी अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है दोस्तों वो है जो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ निर्देश दिया, इसीलिए है जो वहाँ पर है जो अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया, जिसके कारण है जो उनकी सरकार चली गई। और है निश्चित रूप से पाकिस्तान आज मेरे फेवरेट की गिनती में आता है, क्योंकि उसकी बुनियाद कहीं ना कहीं लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है, संविधान में विश्वास नहीं करती है, जिसके कारण है जो आज पाकिस्तान का ये हाल है। तो कुछ हम ऐसी बातों पर चर्चा किए, और सिंधु जल आयोग के बारे में जो हमने जो बात किया। कुछ अगर और इम्पोर्टेंट अगर बात हम क्या करें दोस्तों, तो इसमें जो डिस्प्यूट का जो एरिया है, कौन कौन सा डिस्प्यूट का एरिया है भारत की तरफ से इसमें जो रखा जाएगा, तो पाकल दुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कौन सा? पाकल दुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कौन सा है? पाकल दुल। फिर है दोस्तों लोअर कनलाई और है दोस्तों किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इस पे जो चर्चा होने की है संभावना है जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये दोनों आप सब इसका नाम जानते होंगे, इसीलिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो पहला टॉपिक था सिंधु जल समझौता का, जो सिंधु जल आयोग की 118वीं बैठक होने वाली थी, उसको लेकर हमने आपको विस्तृत रूप से बताने का प्रयास किया, कौन सी नदियां कहाँ जाती है, कैसे। बाकी और सी चीज है जो हम जिस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसको पूरा करना है। आज का फर्स्ट टॉपिक क्या रहा दोस्तों? सिंधु जल समझौता की 118वीं बैठक, उसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया। दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों की जो विशेष पूजा अधिनियम है, कौन सा है? विशेष पूजा अधिनियम। बहुत चर्चा में दोस्तों ज्ञान पापी मामले में 1991 का है ये विशेष पूजा अधिनियम है। ये दोस्तों आपको जानते होंगे कि जब भारत में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जो दिसंबर में हुई थी, और अयोध्या मामले को लेकर जो हुआ था राम मंदिर को लेकर, उस समय बीपी सिंह की सरकार थी। किसकी सरकार थी? बीपी सिंह की सरकार थी, बीपी सिंह की। और उन्होंने जो 1991 कानून बनाया था कि भविष्य में ऐसी किसी भी पूजा स्थल और धार्मिक स्थल को 1947 से पहले जिसके पास हो, जिस धर्म की आस्था में विश्वास करता हो, उस पे है जो कोई भी है जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर कोई जो बात नहीं किया जाएगा, कोई जो इस पे केस नहीं चलेगा। और है जो इसी मामले में जो दोस्तों है जो ज्ञान पापी जो मामला आया, उसमें है जो इस जो विशेष पूजा अधिनियम 1991 में जो सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी गई है। कहाँ दी गई है? सुप्रीम कोर्ट में है जिसको चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मामला है कि आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग और संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव है जो नहीं किया जाएगा। तो इसी के चलते इसके जो विशेष पूजा अधिनियम धारा 2, 3, 4, 5 और 11 ये है जो अधिनियम है जो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में है जो एक पिटीशन फाइल किया गया है, और इस पिटीशन में कहा गया है कि हमारी जो आस्था है वो है जो 1947 से पहले भी वही आस्था थी जो आज आस्था है। इसलिए है जो इस सब जो इसकी जो धारा है
इस पे है जो सुनवाई करने का है जो उन्होंने पिटीशंस लगाया है और है जो इस पे सुनवाई करने के लिए है जो सुप्रीम कोर्ट में भी है जो तैयार हो गया है और कहा है कि हम इस मामले को है जो देखेंगे। तो निश्चित रूप से दोस्तों विशेष पूजा अधिनियम 1991 ये है जो बहुत ही चर्चित है और क्यों चर्चित है इसके बारे में हमने बताया। अगर एक पर्सनल ओपिनियन अगर आपसे हम क्वेश्चन अगर पूछते हैं कि क्या ये वर्तमान समय में जो पूजा स्थल या सांप्रदायिकता के आधार पर किसी भी मंदिर और मस्जिद के अंदर अगर किसी आस्था के लिए अगर कोई अपनी भावनाओं के अनुसार अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जाता है, न्याय मंडल के पास जाता है, तो क्या है जो वर्तमान समय में एक धर्मनिरपेक्ष देश, एक सेकुलर देश में है जो इस चीज को सही है या नहीं, ये है जो अपना ओपिनियन है जो जरूर है जो कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या आप चाहते हैं कि इस तरह की जो अधिनियम के बीच में जो कानून बना उसमें छेड़छाड़ किया जाए, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जाए, हमारी स्वस्थ और विकासशील लोकतंत्र के है जो बुनियाद उस बुनियाद को है जो हिलाया जाए। तो निश्चित रूप से जो कहा जा सकता है कि इस सब अधिनियम के ऊपर है जो आपकी क्या राय है और आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आप है जो इस समाज का हिस्सा है और एक प्रगतिशील समाज का जब हिस्सा होने के नाते आपको हम यह कह सकते हैं कि आप है जो अपनी जो इंटेलेक्चुअलिटी के माध्यम से है जो लोगों के बीच में ये धारणा लोगों के बीच समाज में आप बता सकते हैं कि अगर हम इस चीज की अगर बारे में जाते हैं तो निश्चित रूप से आने वाला समय में है जो कभी मुसलमानों का राज रहा, कभी ब्रिटिशों का राज रहा, कभी हिंदुओं का राज रहा, तो आने वाला समय में साइकिल के रूप में होता है और निश्चित रूप से जब उसकी जो बारी आएगी तो फिर है जो फिर इसी तरह की है जो बात है जो देखने को मिल सकता है। तो निश्चित रूप से इसके लिए कानून आना चाहिए, कानून है तो उसका सम्मान करना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आस्था के साथ किसी का खिलवाड़ करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जहाँ पर है जो आप एक सेक्युलर कंट्री होने के नाते है जो आप वहाँ पर है जो अपनी राय है जो दे सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, आप है उस चीज को जरूर लीजिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, मैंने आर्टिकल लिखा इसके ऊपर, तो मैंने सोचा कि हम आपसे भी इस क्वेश्चन को है आपसे लीजिए। मैंने इसके ऊपर है जो आर्टिकल लिखा है, कुछ दिन में है आपके पास है जो आर्टिकल जाएगा, आप है उसको जरूर देखिएगा, पढ़िएगा। आगे अगर हम बढ़ते हैं दोस्तों, तो हर घर जल जो योजना है, हर घर जल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। अभी वर्तमान समय में हर घर जल या जल जीवन मिशन योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आने वाला समय में ये है जो जल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो भूमिका निभाने वाला है। आप जब जानते हैं बहुत सारे रिपोर्ट जब पढ़ते हैं तो है जो दिल दहल जाता है कि वर्तमान की जो स्थिति है कहीं न कहीं पद से पद होती जा रही है। अगर यह स्थिति रही तो लोग पानी के लिए है जो बढ़वार भी हो सकता है, ऐसा स्थिति हो सकता है। बहुत ही भयानक स्थिति। हमने 25 से 50 रिपोर्ट जब पढ़ा, जब उससे कंक्लूजन निकाला तो लगा कि बहुत ही संरक्षण करने की जरूरत है। हमें जो SDG इंडेक्स में जो जल के बारे में बताया गया है उसका जो संरक्षण है जो बहुत जरूरी है। तो हर घर जल, देखिए दोस्तों, हर घर जल। अगर आप बिहार के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो बिहार ने इसके लिए जो बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है। 7 निश्चय योजना में हर घर जो जल का जो मिशन था वो है जो बिहार सरकार ने जो पूरा किया और उसी से प्रेरित होकर भारत सरकार ने है जो दोस्तों 2019 में है जो इस मिशन को चालू किया और 2024 तक इसे पूरा करने का है जो लक्ष्य रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं दोस्तों, बहुत ही सभी जगह से कंक्लूजन करके कलेक्शंस करके आपके पास लाया गया है। एक जगह ये सब चीज नहीं मिलेगा, तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, यही मेरा मानना करता है। 2024 तक है जो दोस्तों ये पूरा करने का लक्ष्य जो रखा गया है। इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय है दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय है दोस्तों, इसके लिए 2019 में बनाया गया, जिसके अभी अध्यक्ष जो अभी जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत है। क्या नाम है उनका? गजेंद्र सिंह शेखावत है। क्या नाम है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। दोस्तों अभी वर्तमान में एक रिपोर्ट आई है कि 50% ग्रामीणों के पास है जो जल को पहुंचा दिया गया है। ग्रामीण घरों में है जो जल को जो पहुंचा दिया गया है। आप इसको देख सकते हैं, आपके गांव में घर में जो पहुंचा के नहीं पहुंचा के जो उसको जो जरूर देख सकते हैं। दूसरा चीज है कि दोस्तों ये जो मिशन की योजना की गई थी, हमें बता दिया था कब किया था, 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री के द्वारा जो इसको किया गया था। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो बातें जो आपसे पीटी में पूछ सकता है कि इसमें लक्ष्य रखा गया था कि प्रति व्यक्ति को जो है जो घर में 55 लीटर है जो
पानी की व्यवस्था है जो करना है। क्या प्रति व्यक्ति को है जो 55 लीटर है जो पानी की है जो सुनिश्चित करना है। इसको है जो इसमें जो लक्ष्य रखा गया है, प्रति व्यक्ति को जो 55 लीटर है जो पानी की व्यवस्था करना। और इस प्रकार से जो दोस्तों है ये है इस प्रकार का है जो जल जीवन जो मिशन योजना है वो है जो सकारात्मक रूप से जो आगे बढ़ रहा है और 50% दर पर पहुंच गया है और 2024 तक इसे जो पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। 100% लक्ष्य हासिल करने वाले जो राज्य के शासित प्रदेश है जो पीटी के माध्यम से बहुत है, लक्षद्वीप हो गया, गोवा हो गया, दादर नगर हवेली हो गया, हरियाणा हो गया और अगर और बात करें दोस्तों तो अंडमान हो गया। कौन सा हो गया? अंडमान हो गया। ये सब जो दोस्तों है जो 100% लक्ष्य को जो पूरा कर लिया है। तो निश्चित रूप से एक राज्य और है जिसको इसमें ऐड कर लीजिएगा, तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। हम इससे बहुत सारा चीज है जो और बताएंगे, बहुत सारा चीज है। अगर आपको अगर एक चीज और बता दें कि कुछ और अगर डेटा आपको चाहिए अगर इसके बारे में, जल के बारे में, जल संकट के बारे में, तो आप है जो कितना अगर स्क्रीनशॉट लेना है या लिख रहे हैं तो आप लिख लीजिए, नहीं तो हम इसको है जो फिर और इम्पोर्टेंट जो है इसके बारे में बताना चाह रहे हैं जल के बारे में, ताकि हम किसी भी चीज को जब करते हैं तो उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं ताकि है जो आपसे किसी भी चीज है जो छूटे नहीं। तो कुछ है जो जल से रिपोर्ट्स जो आया है उस रिपोर्ट्स के बारे में है जो आपसे हम चर्चा कर लेंगे। किसी भी जब लिखिएगा तो एसडीजी इंडेक्स को जरूर ऐड कीजिएगा। उसमें एसडीजी भारत सरकार की योजना है, बिहार सरकार की योजना है और जो इम्पोर्टेंट चीज है क्या वाटर आयोग ने जो क्या क्या इम्पोर्टेंट जो सूचनाएं दी है उसको जरूर है जो आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों कुछ है जो कि भारत में कुल जल संसाधन 4% है। कितना है? जल संसाधन है जो 4% है। जल संसाधन है जो 4% है। 18% जनसंख्या की हिस्सेदारी है दोस्तों भारत की। 6000 करोड़ रुपए जो भूजल योजना के लिए दिया गया है, 6000 करोड़ भूजल योजना, अटल भूजल योजना याद रखिएगा दोस्तों, अटल भूजल योजना। फिर अगर बात करें दोस्तों तो 9000 ग्राम पंचायत में चल रही है, 9000 है जो 9000 ग्राम पंचायत में है जो ये है जो दोस्तों है जो भूजल योजना है जो भी चल रही है। सभी अभी राज्यों में है जो चालू नहीं किया गया, कुछ ही राज्यों में है जो चालू किया गया दोस्तों। ये गंभीर रिपोर्ट्स बताती है कि 2050 तक है जो बहुत ही गंभीर स्थिति है जल की हो जाएगी, गंभीर स्थिति है। इसमें है बिहार भारत का जो उत्तर पश्चिमी राज्य ये वाला और ये वाला राज्य जो डेंजर जोन में है जो दोस्तों जा रहा है, ये दोनों डेंजर जोन, उत्तर पश्चिम का भाग और दक्षिण का भाग, ये जो दोस्तों डेंजर जोन में है जो बताया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों भारत 24 अरब क्यूबिक मीटर से देश की 85% जल आवश्यकता को पूरा करता है। कितना? 24 अरब क्यूबिक मीटर से 85% जनसंख्या को पूरा करता है। ये सब रिपोर्ट्स को आप जरूर है देखने का है जो प्रयास कीजिएगा। 90% है जो कृषि कार्य में है जो प्रयोग होता है, इसीलिए इरिगेशन पॉलिसी है जो लाया जा रहा है दोस्तों। इसीलिए भारत की पहली नदी जोड़ने परियोजना केन बेतवा लिंक, कौन सा है? केन बेतवा लिंक जो है भारत की सबसे बड़ी परियोजना जो है नदी जोड़ परियोजना 44,000 करोड़ रुपया का है जो इसको इसे स्टार्ट किया जा रहा है। और अगर बात करें दोस्तों कि विश्व बैंक के द्वारा भी है जो विश्व बैंक के द्वारा 1.2 अरब डॉलर के है जो जल के ऊपर है जो भारत में जो खर्च किया जा रहा है। तो कुछ है जो जल रिपोर्ट्स के बारे में आपको बताने का है प्रयास किया। आगे है दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ छोटे छोटे चीज है, लेकिन क्या होता है कि जब तक आप उससे आप सेटिस्फाइड नहीं होइएगा जब तक दोस्तों है जो मुझे जो पढ़ाने का है उस तरह का शौक नहीं रहता है। इसीलिए हम हर चीज को डीप में जाने का प्रयास करते हैं ताकि है जो आप यहाँ से कुछ सीखें। आपका जो टाइमिंग है यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। मोदी सरकार के 8 साल पूरा हो गए दोस्तों, मोदी सरकार के 8 साल पूरा हो गए। इसमें कुछ योजनाएं हैं 8 साल पूरा हो गए। अब इसमें है जो महिलाओं को लेकर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं आपको मेंस में लिखना है। सामाजिक स्तर पर क्या बातें हुई हैं, राजनीतिक स्तर पर क्या बातें हुई हैं, आर्थिक स्तर पर क्या बातें हुई हैं, विदेश स्तर पर वैदेशिक नीति में जो किस प्रकार की बातें हुई हैं। और अगर बात करें दोस्तों तो ये सब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें जो कौन कौन से जो
किस किस क्षेत्रों में है जो क्या कौशल विकास योजना, शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य, तो इस सब के क्षेत्र में क्या क्या बातें हुई। तो कुछ हम योजनाओं के बारे में हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि महिलाओं को लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत इंपॉर्टेंस। उज्ज्वला योजना 2017 में, फिर है दोस्तों 3 तलाक, वय वंदना योजना, पोषण योजना, महिला सुरक्षा के लेकर है जो दोस्तों जो सरकार ने निर्भया फंड की व्यवस्था किया है। तो कुछ महिलाओं को लेकर जो योजना है हम सब एक एक करके एक एक टॉपिक एक एक दिन है जो हम आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हम आपको बताया थे क्या क्या है जो आपके दिमाग में कभी रहे लिखने के लिए। नई शिक्षा नीति, नमामि गंगे, जो इम्पोर्टेंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो है जिसमें आवास योजना। हम आपको याद दिलाना चाह रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। बाकी किताबें में आपको बहुत मिल जाएगी, तो कुछ आप है जो दिमाग में जोड़ डालिए कि कहाँ कहाँ हमें आर्थिक क्षेत्र में क्या लिखना है, हमें जो तकनीक के क्षेत्र में जो क्या क्या है जो हमने किया, हमने रक्षा निर्यात में है जो हम कहाँ पर हैं अभी, हमें जो विदेश नीति में है जो कहाँ पर है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी में हम कैसे हैं, कैसे जो पूर्वोत्तर को जो भारत से जोड़ने का जो प्रयास है जो सही रूप से किया जा रहा है, हमारा हिंद प्रशांत क्षेत्र की क्या नीति है, हमें जो बहुत सारे जो देशों में जो हमारी जो विदेश नीति है कहाँ पर है, कैसे चल रही है, राजनीतिक स्तर पर हम कितना सशक्त हुए, लोकतंत्र सूचकांक में हमारा अभी 46 स्थान है, तो हम सशक्त है कि नहीं है, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस की चर्चा है जो कैसा जगह करना है, ह्यूमन इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बंद हो, तो हमें है जो इस तरह की है जो चर्चा है जो जरूर करनी है। और जो इम्पोर्टेंट चीज है उसकी है जो हमें स्वास्थ्य अवसंरचना में है जो हमने जो क्या किया, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि निर्यात को बढ़ावा देना, तो हर क्षेत्र में है जो हमने कहीं ना कहीं है जो काम किया है। तो उनकी है जो हमें मोदी सरकार से की उपलब्धियां से नहीं, हमें इस योजनाओं से मतलब है ताकि है जो आप है जो एग्जाम में जो इसको लिख सके, किस प्रकार से है जो प्रगतिशील जो लोकतंत्र उसको जो बेहतर बनाने के लिए आपकी सरकार के द्वारा किए गए कार्य एक सकारात्मक रूप से है जो कैसे बढ़ रहा है, इस पे है जो हम चर्चा करेंगे। हमारा डिबेट है जो इस पे है, आर्थिक स्थिति में हम कहाँ हैं, हमारा जीडीपी का भी है जो स्थिति क्या है, हमारा जो विदेशी ऋण का स्थिति क्या है, हमारी बजट का जो साइज है उसका क्या है, हमारे किसानों, जवानों और महिलाओं और युवाओं के लिए जो किस प्रकार का काम किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से दोस्तों है जो इस पे जो हम बात करेंगे। तो इस पे एक दिन एक टॉपिक है जो हम आपसे बात करने का प्रयास करेंगे। तो ये सब पेपर्स की ही बात है, इसीलिए है जो हम आज चर्चा की है। और आज से रिलेटेड जो और इम्पोर्टेंट जो चीज है दोस्तों उससे है जो हम आपसे रूबरू होते हैं और क्या क्या है तो आज के लिए इम्पोर्टेंट। देखिए दोस्तों, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और लेबर आज चर्चा हुआ था, आज इसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड पॉलिसी, नेबरहुड पॉलिसी पहले ही है क्या, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड पॉलिसी क्या है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो दोस्तों एशिया प्रशांत के क्षेत्र में आर्थिक, राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ाना। दोस्तों एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी से एक्ट ईस्ट पॉलिसी आया। पहले तो दोस्तों था लुक ईस्ट पॉलिसी, उसके आगे बढ़ा एक्ट ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी में सिर्फ हम सामाजिक और आर्थिक की बात करते हैं, जब इसमें एक्ट ईस्ट जुड़ा तो उसमें जो संस्कृति को जोड़ा गया। और हमने जो देखा है दोस्तों कि बहुत सारे जो देशों में दीपावली यश मनाया जाता है, हम अपनी संस्कृति को आदान प्रदान करते हैं, कल्चरल हो, जैसे भारत में इटली में भारत के जो हमने काम किया है। तो निश्चित रूप से जो पूर्व की ओर देखेगा हम हर क्षेत्र में बात करेंगे, जैसे म्यांमार की बात हो गई, थाईलैंड की बात हो गई, फिलीपींस की बात हो गई, कंबोडिया की बात हो गई, इंडोनेशिया की बात हो गई। तो वहां पर है तो हमने जो सांस्कृतिक मूल्यों को कैसे बढ़ाया है, तो हमने लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट पॉलिसी की एक टाइम लाइन के अंदर में हमने काम करने का प्रयास किया है, वो है दोस्तों एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और है जो हाल फिलहाल में दोस्तों ये जयशंकर प्रसाद ने जो अभी कुछ दिन पहले आए थे दौरा किए थे, उसमें है दोस्तों उन्होंने अपनी बात रखी थी, इसलिए इसकी चर्चा में नेबरहुड पॉलिसी में है दोस्तों, नेबरहुड
आप अपने पड़ोसियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, आपके पड़ोसी को सुख दुख में हासिल करने का बात करते हैं, तो निश्चित रूप से जो नेबरहुड पॉलिसी, अब ये दूसरे वर्तमान की बात है कि हम गेहूं निर्यात को रोक दिए हैं, क्या गेहूं निर्यात को हमने रोक दिया है, लेकिन भारत में नेबरहुड पॉलिसी में अगर कहा है कि किसी की जरूरत पड़ेगी हमारे पड़ोसी देश को, तो हम उसके लिए तैयार हैं। हम देश में हम निर्यात नहीं करेंगे दूसरे देशों को, लेकिन हमारी पड़ोस नीति में अगर जरूरत आएगा तो हमें जो सामरिक हित और विदेश हित और है जो नैतिक हित, उस मूल्यों को बनाने के लिए हम नेबरहुड पॉलिसी के तहत हम गेहूं निर्यात कर सकते हैं। हमें WTO से इसकी जो निर्यात लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है। तो निश्चित रूप से दोस्तों नेबरहुड पॉलिसी जो है एक है जो सकारात्मक है, और इसके जो भारत सरकार की पॉलिसी रही है एकदम है जो क्लियर एंड ट्रांसपेरेंसी रही है। तो पड़ोसी देशों में जो उसको है जो मान्यता देना और उसके जो नैतिक मूल्यों को रक्षा करना बहुत जरूरी। आप श्रीलंका में देख रहे हैं दोस्तों किस प्रकार से भारत ने नैतिक मूल्यों की रक्षा की है। जब उसकी जो अर्थव्यवस्था जब गिर गई तो भारत ने है जो ईंधन के क्षेत्र में और सिक्योरिटी बेसिस से जो लाइन ऑफ क्रेडिट भी है उसको देने का प्रयास किया। तो निश्चित रूप से जो भारत की सॉफ्ट पावर की नीति है कहीं ना कहीं यहाँ पर काम करती है। कौन सी सॉफ्ट पावर की नीति यहाँ पर है जो काम करती है। फिर है जो सीमा क्षेत्र में विकास और आपसी संपर्क को प्रोत्साहन है जो लागू करना। सीमा क्षेत्र में विकास, सीमा क्षेत्र में विकास, सीमा क्षेत्र में विकास की बात। तो ये है जो दोस्तों नेबरहुड पॉलिसी है, बहुत सारे हैं, सांग्रीला डायलॉग है, बहुत सारा है, 2+2 पॉलिसी है, वो अलग होता है। 2+2 पॉलिसी है हाल फिलहाल में जो दोस्तों है जो किसके साथ हुआ है जो जानते हैं अमेरिका के साथ हुआ है, जो वाशिंगटन में हुआ है। तो हम हर चीज की चर्चा है जो करेंगे और आपके साथ बताते हुए चलेंगे किस प्रकार से जो आपको आगे बढ़ना है। तो एक्ट पॉलिसी और इसके है जो बारे में इसमें है जो दोस्तों जयशंकर प्रसाद ने एक बात बोला है कि हमने म्यांमार और दूसरा बांग्लादेश, हमने म्यांमार से सड़क मार्ग खोला और इसके समुद्री रास्ते के माध्यम से है जो हमने है जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और नेबरहुड पॉलिसी को लागू करने का प्रयास किया। और ये रास्ता है जो वियतनाम और फिलीपींस तक खुला। कहां तक? वियतनाम और प्लस फिलीपींस तक है जो खुला। एक फिलीपींस दोस्तों जो अभी हमारे साथ ब्रह्मोस मिसाइल के लिए 34.8 लाख करोड़ रुपया में जो हमारे साथ डील हुआ है, ब्रह्मोस मिसाइल कौन दे रहा है? तो म्यांमार के रास्ते सिर्फ, और म्यांमार में दोस्तों आप जानते हैं कालाबानी प्रोजेक्ट है जो भारत का चल रहा है, कालाबानी। और बांग्लादेश के साथ अभी 50 वर्ष पूरे हुए भारत बांग्लादेश के साथ बहुत सारी योजनाएं, केरी नदी पर बनाया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो पॉलिसी है बहुत ही, म्यांमार में सत्ता फ्लड 1 फरवरी को जो हुआ था दोस्तों, और कल है जो संयुक्त राष्ट्र में है जो एक वोटिंग हुआ जिसमें रशिया और चीन ने जो वहाँ के मानवाधिकारों के ऊपर और वहाँ जो हिंसा हो रही उसके ऊपर जो प्रस्ताव अमेरिका ने लाया था उस पर रोकने का प्रयास किया है। म्यांमार एक ऐसा देश है दोस्तों, एशियान की एक ऐसी कंट्री है, एशियान का मेंबर है जिसके भारत के साथ स्थलीय और समुद्री सीमाओं के दोनों टच करता है। और भारत के साथ 1645 किलोमीटर का है जो 1645 किलोमीटर का है जो दोस्तों म्यांमार के साथ जो बाउंड्री है। और म्यांमार जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए है कि वहाँ से जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इनिशिएटिव होता है, नकली नोटों का जो बाजार होता है कहीं ना कहीं भारत की चिंता का विषय है। तो दोस्तों इस पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और डीप चले जाएंगे, लेकिन हमें इसको पूरा करना है, आपके लिए जो इम्पोर्टेंस है इसको पूरा करते हुए दोस्तों। फिर आगे है दोस्तों बात करेंगे नैनो इंडिया का जो है जो सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि। दोस्तों सहकारिता मंत्रालय जो भारत सरकार के द्वारा नया मंत्रालय खुला, उसके लिए जो कल प्रधानमंत्री के द्वारा नैनो इंडिया का है जो गांधीनगर में जो दोस्तों एक प्लांट है जो खोला गया, और दुनिया का पहला है जो प्लांट है ये जो ध्यान रखिएगा कलोल में खुला है। कलोल में हम जो थोड़ा सिंक्रोनाइज करते हैं, थोड़ा शॉर्ट करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा आ जाएगा। नैनो इंडिया गांधीनगर में दोस्तों है जो कलोल में, और दुनिया का पहला है नैनो इंडिया है जो उसके लिए जो प्लांट खुला है। और नैनो लिक्विड जो इंडिया का प्लांट है जो गुजरात के गांधीनगर में खुला है दोस्तों। निश्चित रूप से सहकारिता के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ऐसे बोल देते हैं कि सहकारिता मंत्रालय जो इस बार है दोस्तों 3 जुलाई को है जो सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, और इसके जो DPSC में मौलिक अधिकार में 97 संविधान संशोधन की इसकी चर्चा है। और सहकारिता से निश्चित रूप से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पशुपालन, मत्स्य पालन, महिला और समिति जो सहकारी समिति है दूध उत्पादन के क्षेत्र में जो सहकारिता की बहुत बड़ी भूमिका है। और निश्चित रूप से आने वाला समय में सहकारिता एक है जो
नई है जो इमारत है जो विकसित है, और वर्तमान में उसके मंत्री है जो अमित शाह है। दोस्तों भारत का रक्षा निर्यात 11,607 करोड़ हो गया है। भारत का रक्षा निर्यात, अभी हम बात कर रहे थे भारत का रक्षा निर्यात, भारत रक्षा निर्यात में 18वें स्थान पे आ गया है और 11,607 करोड़ रुपया है जो रक्षा निर्यात है जो भारत है जो करता है। ये भी है जो आत्मनिर्भर रक्षा में है जो हम इसको लिख सकते हैं। एक दो बुक है दोस्तों जो आज हम जब पढ़ रहे थे तो उसके अंदर मिला, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब। बुक का नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब। हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब यजनाथ सरकार का लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है जो पूछ सकता है, क्योंकि अभी ये जो मंदिर मस्जिद का मामला है चल रहा है, इसमें हो सकता है कि पूछ दे। हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब यजनाथ सरकार का है लिखा हुआ है। फिर एक बुक और हमको मिला, दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान, एडी जाकू। दुनिया का सबसे खुशहाल, लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान एक बुक है, उसका है जो एडी जाकू है, वो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर दोस्तों अगर कुछ अगर आज की बात करें तो भारतीय सेना में जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट जो बनी है अभिलाषा बराक, कौन सा है? अभिलाषा बराक, ये ध्यान रखिएगा। और बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो भारत की जो प्रथम महिला है जो बंगाल की है वो है जो पियाली बसाक है। कौन है? पियाली बसाक। आप है जो सुन लिख लीजिएगा, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ने वाली है और बंगाल की है। तो ये अभिलाषा बराक है जो फाइटर है, हेलीकॉप्टर फाइटर है जो भारत की पहली बनी है, और पियाली बसाक है जो ये बनी है। तो दोस्तों करीब करीब आज है जो हम आपके साथ जो जुड़े उसमें जो इम्पोर्टेंस जो हो गया वो है जो दोस्तों जो करने का प्रयास किए। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो जरूर है जो आप जो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यही मेरा मानक होता है। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, कल इसी तरह से आपके साथ जुड़ेंगे और जो भी होगा पूछने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।